अब हम आगे देखते हैं 1991 के नए आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो भारत ने अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया था 1991 में, जिसे नए आर्थिक सुधार भी कहा जाता है, जिसे एलपीजी सुधार भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम पहले भी बात कर लिए हैं, परंतु अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, है ना, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। 1991 में यह इसको अपनाने का कुछ मुख्य कारण थे, जैसे भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के आयात के लायक भी नहीं बचा हुआ था। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। बजट घाटा और व्यापार घाटा जो है बहुत अधिक था। विश्व बैंक और आईएमएफ से ऋण लेने की जरूरत पड़ी। तो ये कुछ मुख्य इसके कारण थे जिसकी वजह से नए आर्थिक सुधार की हमें आवश्यकता पड़ी। उस समय जो है हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वह नरसिंह राव थे, जिसने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया। नए आर्थिक सुधार का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जीडीपी में तेजी से वृद्धि करना, निवेश आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट को हमें आकर्षण करना है, देश विदेश से निवेश के एफडीआई को बढ़ावा देना है, बेरोजगारी कम करना है ताकि स्टार्टअप और उद्योग लगे, जिससे जो है बेरोजगारी कम हो, सरकारी नियंत्रण में कम से कम करना है, लाइसेंस राज को खत्म कर देना है और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन करना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना है। भारत को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें गरीब, महिला, किसान, युवा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो नए आर्थिक सुधार के ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे। अब हम आगे देखते हैं, एल से होता है लिबरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं उदारीकरण, जिसमें सरकार जो है थोड़ा सा उदार होगी, अर्थव्यवस्था को जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य था। पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जैसे सरकारी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंपना या हिस्सेदारी देना। जैसे सरकार का पहले 100% था, पहले सब चीज सरकार के हाथों में था, अब उसको जो है बेचना या निजीकरण करना, मतलब जैसे 50% किसी निजी कंपनी को दे दी। जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारत के साथ जोड़ना। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम से कम करना, लाइसेंस राज खत्म करना और निवेश और व्यापार को आसान बनाना। कुछ इसमें किए गए प्रमुख सुधार थे, जैसे लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, कुछ लाइसेंस को छोड़ के। एमआरटीपी एक्ट में ढीला किया गया, बड़े उद्योगों पर नियंत्रण कम किया गया। ब्याज दरों का विनियमन जो है समाप्त कर दिया गया और फीमा में थोड़ा सा ढील किया गया। तो थोड़ा सा सरकार जो है उदार बन गई उदारीकरण के तहत। निजीकरण के तहत जो है इसका मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को कम से कम करना, क्योंकि सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी थी बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि निजी कंपनी को देने से जो है हमारे घाटे कम हो जाएंगे, तो इसलिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को कम करना। सरकारी कंपनी की कार्य क्षमता को बढ़ाना, निजी पूंजी और प्रबंधन को इसको प्रोत्साहन करना। इसमें क्या क्या सुधार किए गए मुख्य, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, भेल, बीएसएनएल, मारुति जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में जो है निजी हिस्सेदारी दी गई। नवरत्न कंपनियों को अधिक जो है फ्रीडम दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, निर्यात और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो इसमें किए गए कुछ सुधार है, जैसे कि विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, कुछ जो रूल्स रेगुलेशन थे उसमें थोड़ी सी ढिलाई की गई, और एफडीआई और एफआईए के नियम में ढील की गई। जैसे डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ली 1995 में भारत ने। 1991 में जो है उदारीकरण की नीति लाया गया था और 1995 में डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ली। आयात निर्यात नीति को उदार बनाया गया। नए आर्थिक सुधारों के तहत कुछ कार्य किए गए, जैसे कि जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक राष्ट्र एक कर, व्यापारियों के लिए जो है टैक्स प्रणाली आसान हुआ और पारदर्शिता और राजस्व संग्रहण में थोड़ी सी वृद्धि हुई। एफडीआई नीति को उदार बनाया गया। इसमें जो है विदेशी निवेश, स्टार्टअप और निर्माण क्षेत्र में मजबूती मिली। डिजिटल भारत अभियान लागू किया गया, जिसमें ई गवर्नेंस, यूपीआई, भीम, डिजी लॉकर, जनधन से फाइनेंशियल समावेशन, इंक्लूजन बढ़ा। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया लाया गया। युवाओं को स्वरोजगार, नवाचार का अवसर देकर देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया। बैंकों में सुधार किए गए, छोटे बैंकों का विलय कर बड़े बैंक बनाए गए, और एनपीए कम करने के लिए जो है आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, और यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग से ग्रामीणों तक जो है बैंकिंग सुविधा पहुंचाया गया। पीएम योजना के माध्यम से सीधा लाभ पीएम किसान,
भारत हो गया, पीएम उज्ज्वला योजना हो गया। तो ऐसे योजना लागू किया गया जिससे जो है डायरेक्ट जो है गरीबों तक यह पहुंच सके। डीबीटी के तहत पीएलआई योजना लागू की गई। उत्पादन पर जो है कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन दिया गया, जिससे फार्मास्यूटिकल सेंटर हो गया, ऑटोमोबाइल सेंटर हो गया, इसमें आत्मनिर्भरता है। श्रम सुधार किए गए, जैसे श्रम कोड से जो है मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और उद्योगों में लचीलापन आया। कुल मिलाकर जो है हमारा कुल मिलाकर नए आर्थिक सुधार से जो है काफ़ी सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुआ, जैसे जीवन स्तर में सुधार हुआ, लाइफ स्टाइल सुधर गया, गरीबों तक बैंकिंग पहुंच गया, बीमा पहुंच गया, गैस पहुंच गई, तो जो है उसकी लाइफ स्टाइल सुधर गई, बहुत आसान हो गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था, यूपीआई से लेन देन बहुत आसान हो गया और बहुत फास्टली वर्क करने लगा। एफडीआई में वृद्धि हो, भारत जो है एफडीआई पाने वाले देशों में सबसे शीर्ष देशों में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आसान हो गया, और रोजगार और स्टार्टअप के क्षेत्र में जो है युवाओं ने नए अवसर और स्टार्टअप यूनिकार जैसे बने। सुधार आधारित शासन लागू किया गया, बिना भ्रष्टाचार के सरकारी लाभ पहुंचना संभव हुआ। तो जो है नए आर्थिक सुधार से काफ़ी सारे जो है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुए जो हमने देखे हैं। इसके परिणाम क्या उभर के सामने आया कि जो हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुआ, जो पहले 3 से 4% थी वह बढ़ के 6 से 7% हो गई, और वर्तमान में 2024-25 में 8.2% बरकरार 8.2% है। विदेशी निवेश जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और एफडीआई विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई। औद्योगिकीकरण में वृद्धि हुआ, आईटी सेवा क्षेत्र स्टार्टअप में काफ़ी ज़्यादा बूम की स्थिति दिखाई दी। रोजगार जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कई सारे जो है नौकरियां उत्पन्न हुई। उपभोक्ता विकल्प, अधिक उत्पाद और ब्रांड और प्रतिस्पर्धा। तो इस प्रकार से जो है कॉम्पिटिटिवनेस जो है भारत में जो है एलपीजी सुधार के बाद आया। जैसे जीडीपी में वृद्धि हुआ, विदेशी निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ, उपभोक्ता विकल्प काफ़ी सारे हो गए, जिससे जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ा। लेकिन फिर भी नए आर्थिक सुधार में कुछ कमियां रह गई, जैसे कि सामाजिक असमानता, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई। कृषि की अनदेखी, कृषि क्षेत्र को अपेक्षित जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। छोटे उद्योगों पर असर हुआ, जैसे विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए, और नौकरी विहीन वृद्धि हुई। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन संगठित रोजगार में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितना होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है हमारे नए आर्थिक सुधार के कई सारे अच्छे उपलब्धियां हैं, जिसके परिणाम भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ आलोचनाएं हैं, जिसके कुछ कमियां और चुनौतियां हैं और आलोचनाएं हैं, जिसे जो है हमें पूरा करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा 1991 का एलपीजी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट था, और एक बंद अर्थव्यवस्था को खोलकर जो है वैश्विक मंच पर खड़ा कर दिया गया, और वैश्विक स्तर पर जो है भारत जो है उभर कर सामने आया, और नई आर्थिक नीति लगभग जो है हमारी सफल रही। इस प्रकार हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी दिखाई दी।